हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यमन में मचाई गई तबाही के बारे में। दरअसल सैटरडे को ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऑर्डर दे दिया था कि हूती विद्रोहियों से संबंधित क्षेत्रों पर हमले किए जाएं। हालांकि इसके पीछे एक प्रॉपर रीजन वगैरह बताए गए थे, लेकिन आपको आगे हर एक बात बताई जाएगी प्रॉपर डिटेल में। तो ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया ऐसा, हूती विद्रोहियों के ऊपर क्यों दिए थे एयर स्ट्राइक के ऑर्डर, और साथ साथ समझेंगे कि आने वाले समय में इस घटनाक्रम से क्या क्या संभावनाएं उत्पन्न हो गई है। तो सबसे पहले देखेंगे हमारी न्यूज़ क्या कह रही है। न्यूज़ का कहना है कि वाई ट्रंप ऑर्डर्ड एयर स्ट्राइक्स ऑन हूती रिबल्स इन यमन। तो क्यों दिया है एयर स्ट्राइक का ऑर्डर, इन चीज़ों को हम लोग को समझना। अब जैसे इंग्लिश में आप लोग को वर्ड देखने को मिल रहा होगा तो उसको पढ़ेंगे आप होती, है ना। बट एक्चुअल में जब हम लोग हिंदी में आते हैं तो हिंदी में होती जो होता है ये शब्द प्रयोग में नहीं आता। दरअसल हिंदी में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो शब्द होता है हूती। तो जितने भी लोग यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों को, इस न्यूज़ को पढ़ रहे हैं, जानने समझ रहे हैं, इसके तहत अपने नोट्स बना रहे हैं, तो आप लोग को यही शब्द खास तौर पर यूज़ करना है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेड वर्ड जो है वो यही रहता है। दूसरी खास बात, कई लोगों को समस्या रहती है कि सर पढ़ा रहे हैं, देखो सब प्रकार के लोग होते हैं ना। कुछ बुद्धिजीवी होते हैं जिनको सब चीज़ें पता होती है, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको अभी क्लैरिटी चाहिए होती है टॉपिक्स को लेकर के। तो कई लोगों के मन में आता है कि ठीक है हम लोग ये पढ़ रहे हैं, पर अब ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ये टॉपिक हमारे यूपीएससी के किस पेपर से रिलेटेड है। तो ये मामला देखिए आप लोग को ध्यान रखना है कि जो हमारा ये सारा का सारा घटनाक्रम है ये इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स है। अब ये जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स है ये सारा का सारा मामला आता है हम लोग के GS पेपर 2 के अंदर। वहीं दूसरी खास बात, जिन लोगों का PSIR एज एन ऑप्शनल है तो उन लोगों के लिए यहाँ पर लाभ मिल जाता है कि आपको GS पेपर 2 में भी यही चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और आप लोग अपने PSIR के ऑप्शनल एग्जामिनेशन में अगर कहीं पे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स डिस्कस होती है या इन सभी चीज़ों के प्रभाव वगैरह वगैरह अगर आपसे कहीं पूछा था तो आप लोग यहाँ पर ही इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शनल में भी फायदा हो जाएगा और GS पेपर 2 में भी फायदा हो जाएगा। प्रीलिम्स में तो देखो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए तो आपको तैयार रहना है। बिल्कुल क्लियर है बात सारी। चलिए तो आइए समझते हैं पूरा का पूरा मामला। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने ना खुद ये ट्विटर पे मामला शेयर करते हुए बताया था कि देखो भैया मैंने दे दिया है ऑर्डर। इसकी पहली लाइन देखेंगे तो पता चलेगा, टुडे आई हैव ऑर्डर्ड द US मिलिट्री टू लॉन्च डिसिसिव एंड पावरफुल मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द हूती टेररिस्ट इन यमन। तो देखो खास बात ये भी देखने को मिलती है कि जो अमेरिका है, अमेरिका हूती विद्रोहियों को क्या कहता है, टेररिस्ट कहता है। दरअसल अमेरिका पहले ही इनको इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में या फिर ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नॉमिनेट कर चुका है। ठीक है, पहले इसने मार्क कर दिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ इनको टेररिस्ट के रूप में पहचानता है। विद्रोही हो, आप धर्म के लड़ रहे हो, वो सब आपका मुद्दा अलग है, लेकिन आप अमेरिका के लिए क्या है, आप ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता अमेरिका ने दे रखी है। तो साफ तौर पर कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई हम लोगों ने मैं ऑर्डर दे चुका हूं अपनी मिलिट्री को कि भाई आपको अभियान जो है वो शुरू कर देना है, एयर स्ट्राइक वगैरह आपको कर देनी है। हालांकि देखो पैराग्राफ काफी लंबा है, लेकिन पैराग्राफ के अंदर बातें बहुत सारी, तो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, सभी चीजों को बढ़िया समझेंगे, क्योंकि खास चीजें जो है वो आप लोग को यहीं पता चल जाएगी। अब इसी पैराग्राफ के अंदर उन्होंने बताया कि इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों कर रहा हूं मैं, और मैं इसके माध्यम से किसी को चेताना चाहता हूं, चेतावनी किस किस के लिए देना चाहता हूं, और आने वाले समय में मुझे दुनिया की स्थिति कैसी चाहिए, ये बातें जो है इन्होंने यहां मेंशन की है। तो समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे। अब बार बार आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर बार बार एक नाम ले रहे हैं और नाम लेते हुए बोल रहे हैं हूती हूती हूती, पर ये हूती है कौन। तो सारी की सारी कहानी जब हूतियों से जुड़ी हुई है तो सबसे पहले जरूरी है कि हम हूतियों को जान लें। जब हम हूतियों को जान लेंगे तो हूतियों के मामले में पूरा का पूरा घटनाक्रम किस लिए महत्वपूर्ण है या क्यों चीजें हो रही हैं, वो बातें भी हमें अपने आप क्लियर होती चलेंगी। तो हूती है कौन, सबसे पहले समझना। तो देखिए इनका जो ऑफिशियल नाम है वो है अंसार अल्लाह। ठीक है, ये जो संगठन है, इस संगठन की स्थापना 1990 के दशक में की थी, और जिस व्यक्ति ने की थी उसका नाम है हुसैन अल हूती। तो इसी वजह से जो संगठन था इसको भी सब लोग हूती हूती कहने लग गए थे। अब ये जो समूह है ये खासतौर पर जुड़ा हुआ है यमन के एक समुदाय से, जिसको कहा जाता है जैदी या जायदी शिया अल्पसंख्यक समुदाय। देखो मुस्लिम या इस्लाम कम्युनिटी को हम लोग जब पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हम लोग को क्या पता चलता है कि खास डिस्प्यूट है और बहुत ही पुराना डिस्प्यूट है, नया डिस्प्यूट नहीं है। दरअसल देखो क्या है कि ये जो धर्म है ये धर्म 2 भागों में बटा हुआ है, 2 अलग अलग पंथ हैं। एक खुद को सुन्नी कहते हैं और दूसरे खुद को शिया कहते हैं। अब देखने वाली बात यह कि है तो दोनों के दोनों इस्लाम का ही हिस्सा, पर इस्लाम का हिस्सा होने के बावजूद अब दोनों में किसी भी प्रकार से बनती नहीं है और दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना डोमिनेंस स्थापित करना चाहते हैं। अब दरअसल यहाँ पर भी मामला इस प्रकार का है। अब जैसे कि ये जो संगठन है, ये संगठन क्या है, जायदी शिया कहता है खुद को। अब इनका जो विवाद है वो सुन्नियों से चल रहा है, सुन्नियों के अगेंस्ट है ये प्रॉपर। तो अगर यमन के अंदर
पहली बात तो सुन्नियों के अगेंस्ट चलना है। सुन्नियों के अगेंस्ट चलने के अलावा इन लोगों की एक दूसरी विचारधारा भी है, और वो विचारधारा ये कहती है कि देखो, हम चाहते हैं कि राज्य के राजनीतिक नेता के रूप में पैगंबर मोहम्मद के परिवार की वंशावली का ही पालन किया जाए। ये इनके अपनी चाहते हैं। ये कहते हैं कि राज्य का जो राजनीतिक शासन होगा, जो सत्ता होगी, वो सत्ता कैसे चलेगी, वो नेता कौन होगा, तो उन्होंने कहा पैगंबर मोहम्मद के परिवार की वंशावली का पालन करना होगा हम लोगों को। तो अगर मान लीजिए कि ये लोग एक ऐसे देश में हैं, एक ऐसे राज्य में है जहां पर पैगंबर मोहम्मद के परिवार की वंशावली का पालन नहीं किया जाता, उसमें विश्वास नहीं दिखाया जाता, तो ऐसी स्थिति में फिर ये लोग उसके खिलाफ अभियान शुरू कर देते हैं, जैसा कि इन लोगों ने यमन में भी किया। यमन की जो मुख्य सरकार थी, यमन की मुख्य सरकार के खिलाफ इन्होंने 2000 के दशक में अभियान शुरू किए, सरकार से लड़ाई शुरू कर दी, और सरकार से लड़ाई शुरू करते करते क्या किया, इन्होंने धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्से से अपना विस्तार किया, और इनके प्रयास सफल भी हुए, ऐसा नहीं सफल नहीं हुए। 2014 तक आके हम लोग देखते हैं कि ये पूरे के पूरे यमन में एक बड़े भूमिका के रूप में सामने आते हैं, इनका एक बड़ा प्रभुत्व बन जाता है, और वहीं पता चलता है कि इन्होंने राजधानी तक को अपने हिस्से में ले लिया है, राजधानी तक पे कब्जा कर लिया। अब ये समझ लीजिए कि यमन के अंदर खासतौर पे उत्तर पश्चिमी हिस्सा जो है वो इनके नियंत्रण में, और पूरी की पूरी व्यवस्था पर बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। अब जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है वो कुछ महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के पास भी है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया इनकी गतिविधियों से परेशान हो जाती है। ये भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। कहानी क्लियर है सभी लोगों को? तो ये इनकी एक ब्रीफ हिस्ट्री है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कैसे शुरुआत होती है कहानी की, और कैसे शुरुआत होते होते 2015 तक ये यमन के अंदर एक बड़े प्रभावशाली समूह के रूप में उभर कर सामने आ जाते हैं। और अब ये समझिए कि इनका प्रभाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ यमन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि और जगह पर भी प्रभाव अपना ये डालते रहते हैं। जैसे कि बीते दिन हम लोग पढ़ रहे थे वेस्ट एशिया के अंदर कि इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा था। इजराइल हमास युद्ध में भी इनकी बड़ी भूमिका रही। वैसे हम लोग देखते हैं कि भाई 7 अक्टूबर 2023 की घटना थी, अचानक से हमास ने हमला कर दिया इजराइल के ऊपर, युद्ध शुरू हो गया। लेकिन अब युद्ध को देखिए कि वो युद्ध कैसे कैसे रोटेट हुआ। शुरुआत थी इजराइल और हमास के बीच, बाद में हिजबुल्लाह भी शामिल हो गए जी इसके अंदर। अब हिजबुल्लाह के शामिल होने के बीच में हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट जो है वो हूती भी दिखा रहे थे अपना। और बाद में हम लोग ये भी देखते हैं कि भाई ईरान भी सामने आता है, ईरान से भी सभी चीजें चल रही होती हैं, और पूरा का पूरा जो इनका एनकाउंटर है वो आपस में फिर शुरू हो जाता है। इतना समझ लीजिए कि यमन के हूतियों ने ना इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तक को मारने का पूरा प्रयास किया था, हालांकि सफल नहीं हो पाया उसके अंदर। तो समझिए कि किस तरह से भूमिका निभा रहे हैं। और इनका जो पूरा का पूरा एक कार्यक्रम है, जो इनके अभियान चलते हैं, दरअसल ये पूरे अभियान मिले जुले क्यों हैं? क्योंकि हमास, हिजबुल्लाह और हूती, ये सभी एक प्रकार के जो विद्रोही संगठन है अपने आप में, ये सभी चलते हैं ईरान के इशारों पे। तो एक प्रकार से ये ईरान की प्रॉक्सी ही है। अब ईरान जैसे जैसे ऑर्डर्स देता है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, क्योंकि ईरान जो है, ईरान इनको पैसा भी सप्लाई करता है, बहुत पैसा देता है, इनको सहायता बहुत करता है, साथ साथ हथियार भी इनको बहुत देता है। तो ऐसी स्थिति में जब जरूरत पड़ती है वो अपने हिसाब से भी इनका इस्तेमाल करता है, जहां जहां इसको उचित लगता रहता है। अब जैसे कि आपको खास बात बताऊं, जैसे कि ईरान और सऊदी अरब की नहीं बनती आपस में, ठीक है, शिया सुन्नी वाला विवाद है दोनों के बीच में। अब जब जिस समय इस हूती समुदाय ने, इस विद्रोही संगठन ने जिस समय यमन के अंदर कब्जा किया, तो यमन के कब्जे के दौरान दरअसल मामला क्या हुआ कि सऊदी अरब के जो समूह थे उनके साथ भी लगातार ये झड़प में रहा, और झड़प इसकी काफी लंबे समय तक चलती रही। तो वो शिया सुन्नी वाला विवाद जो है वो दरअसल यहाँ पर भी देखने को मिलता है। अब दरअसल क्या है कि एक तरफ इनका मोर्चा चल रहा है शिया सुन्नी विवाद को लेकर के, दूसरी तरफ इनका विवाद चल रहा है अपने हितों के संरक्षण के लिए। जैसे कि सब प्रॉक्सी किसकी है? ईरान की प्रॉक्सी है। अब ईरान का मामला जो है वो पश्चिमी विश्व से पूरा ठना हुआ है। ईरान की भैया ना तो बनती है इजराइल से, ईरान की ना तो बनती है यूएस से, और ना ही ईरान की बनती है यूरोप के बहुत सारे देशों से। अब ऐसी स्थिति में ये पूरी तरह से अलग थलग ना पड़ जाए, तो उसने अपने प्रॉक्सियां तैयार कर रखी है कि भाई जरूरत पड़े तो मैं इनका इस्तेमाल कर सकूं। और इन्हीं प्रॉक्सियों का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को भी परेशान करता है, इजराइल को भी इसने बहुत परेशान किया, यूरोप के भी बहुत सारे देशों को परेशान करता रहता है। ईरान को चाहिए कि भाई मेरी अपनी जो है मामला वो सुरक्षित रहे और मुझे कोई परेशान ना करे, और मैं जो करना चाहूं वो कर सकूं। तो ईरान और अमेरिका का विवाद जो है वो विवाद भी काफी पुराना है अपने आप में। अमेरिका कहता है कि भाई ईरान बात नहीं मानता, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन नहीं करता है, सबका कोऑपरेट नहीं करता है, और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं जो शिप्स को काउंटर करना, ठीक है, आपसी वाद विवाद के विषय उत्पन्न करना, स्टेटमेंट देता ना, तो उन सभी चीज़ों से भी अमेरिका परेशान रहता। तो इन दोनों के आपस में भी ठनी हुई है पूरी तरह से। तो यही सारे के सारे विवाद हैं। अब इन्हीं विवादों के तहत कहानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को रीजन बनाती है, और रीजन बनाने के बाद फिर ये आमने सामने खड़े हो जाते हैं और फिर आपस में तलवारें ले लेते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। ये सभी चीज़ें कुछ इस प्रकार से चलती रहती है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो हूतियों से जुड़ी हुई आप लोग को पता होनी चाहिए, वो यही है। अब फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या
करने के मतलब जो भी किया उसके पीछे क्या क्या रीजन दिया और क्या है चीज़ों को, आइए अच्छे से अब हम लोग समझते हैं। तो देखिए फिलहाल ये नक्शा आप लोग देखिए, यहाँ पर नक्शे से आपको पता चलेगा कि दरअसल यमन की वास्तविक स्थिति कैसी है। तो यमन जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर एक देश हम लोग को देखने को मिल जाता है। अब इस देश की खास बात क्या है कि ये जो हिस्सा आप लोग को दिख रहा है ना, इस हिस्से की खास बात यह है कि ये हिस्सा धीरे धीरे करके कैप्चर कर लिया गया है यमन के विद्रोहियों के द्वारा, मतलब ये जो हूती विद्रोही हैं उन लोगों के द्वारा। तो अब ये जो मुख्य हिस्सा है यहीं पर ही राजधानी सना भी है, तो ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो किसके कंट्रोल में है, हूती विद्रोहियों के कंट्रोल में। अब दरअसल यहां पर जिस प्रकार से कंट्रोल है, अब आसपास के संसाधनों पर भी प्रभाव डालते हैं। जैसे कि यहां पर रेड सी है, अब रेड सी वाला हिस्सा पूरी दुनिया के अंदर सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है। यहां पर गल्फ ऑफ अदन है और वहीं हम लोग गल्फ ऑफ अदन से आगे बढ़ते हैं, बाब ऑफ मंडेब से गुजरते और रेड सी में आते हैं। तो रेड सी से आगे पहुंचने के बाद यहाँ सुएज कैनाल भी हमें देखने को मिल जाती है। तो ये पूरा का पूरा जो हम लोग देख रहे हैं ये रूट, ये सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक है। अब जो हूती विद्रोही हैं वो इस समुद्री मार्ग को बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं और यहाँ से गुजरने वाले शिपों को कब्जा कर लेते हैं। पायरेसी वाला मामला हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पूरी तरह से इनके हिसाब से चलता है। अब इसी प्रकार की चीजों को ही हवाला देते हुए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया एयर स्ट्राइक का ऑर्डर, और जो एयर स्ट्राइक हुई है वो कुछ इस प्रकार से हुई, जैसे कि आपको मैंने मानचित्र में दिखाया ना कि अच्छा खासा हिस्सा जो है उसके कंट्रोल में। तो जो जो हिस्से इसके कंट्रोल में आते हैं उसमें हम लोग बात करें जगह की, तो देखिए यहाँ पर सादा गवर्नमेंट है, इसके अलावा हजा गवर्नमेंट भी है, ठीक है, धामर गवर्नमेंट वाला हिस्सा, ठीक है। इसके अलावा मतलब ये जो गवर्नमेंट, इसको यहाँ पर कहा जाता है पूरी तरह से शब्दों में कहें तो गवर्नोरेट, ठीक है। तो जनरली हम लोग मतलब गवर्नमेंट बोलते थे, पर यहाँ पर ये गवर्नोरेट शब्द जो है वो लगातार यूज कर रहे हैं। तो सादा गवर्नोरेट, ठीक है, हजा गवर्नोरेट और धामर गवर्नोरेट, इब गवर्नोरेट, तैज गवर्नोरेट, अल-बैदा गवर्नोरेट, मारीब गवर्नोरेट, सना गवर्नोरेट। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं और ये सारे के सारे पॉइंट जो है इन्हीं पॉइंट्स पे फिलहाल एयर स्ट्राइक की गई है अमेरिका की मिलिट्री के द्वारा। अब यहां पर जो स्ट्राइक हुई है उस एयर स्ट्राइक से हमें यहां पर आंकड़े भी कुछ इस प्रकार से पता चले हैं कि 101 लोग तो हैं जो अब तक यहां पर इंजर्ड हो चुके हैं। हालांकि संख्या भी बढ़ती घटती ऊपर नीचे हो रही है। और वहीं दूसरी खास बात यह है कि अमेरिका के अधिकारियों का यह भी कहना है कि देखिए जी जो घटना हुई है ना, ये घटना अंतिम घटना के रूप में स्वीकार ना की जाए, क्योंकि हूती विद्रोहियों के ऊपर ऐसे हमले जारी रहेंगे और एक श्रृंखला बनेगी और आगे लगातार भी ऐसे आपको हमले देखने को मिल सकते हैं। तो अंतिम हमला तो नहीं मानना है, यहाँ पर खुद अमेरिका के अधिकारी क्लियर कर रहे हैं, तो चीजें भी ऐसी और देखने को मिलेगी। लेकिन अभी ये जो एयर स्ट्राइक हुई है उसके तहत पता चलता है कि 101 लोग तो घायल हो चुके हैं, वहीं 31 लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई। ये डाटा जो है वो खुद ब खुद यमन की तरफ से, यमन के मिलिट्री जो मीडिया ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से ये शेयर किया गया है। क्लियर है बात सारी की सारी। अब इन सभी चीजों के पीछे का जो रीजन है, डोनाल्ड ट्रंप ने रीजन क्या दिया है वो रीजन समझिए। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे तो खैर जो ये नोट रिलीज किया था अपना, उस नोट के अंदर ही कई चीजें बताई थी, जैसे कहा था कि दे हैव वेज्ड एंड unrelenting campaign of piracy, violence and terrorism against America and other ships, aircraft and drones। तो देखिए ठीक इसी प्रकार का मामला जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस पूरे के पूरे एरिया में। जैसे आपको बताया कि भाई ये वाला एरिया खास तौर पे जो है वो कंट्रोल में है हूती विद्रोहियों के। अब देखिए इसको लेकर के यहाँ पर 3 जो अलग अलग रीजन है वो मेंशन किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला रीजन इस घटनाक्रम के पीछे मेंशन किया गया वो है अमेरिका के लिए खतरा। ठीक है, अमेरिका के लिए खतरा कहा है इन्होंने। ठीक, खतरा क्यों कहा? तो देखो आपको मैंने बताया कि भाई देखो इनका लगातार क्या है कि अभियान चला रहे हैं। अमेरिका की जो नौसेना है, ठीक है, अमेरिका के जो बल हैं, इसके अलावा अमेरिका के जो वाणिज्यिक जहाज आते हैं, तो भाई अमेरिका को हो रही है बहुत परेशानी, क्योंकि जब कभी भी अमेरिका के जहाज गुजरते हैं सुएज कैनाल से होते हुए रेड सी, बाब मंडेब और साथ साथ गल्फ ऑफ अदन से, तो अगर यहाँ से गुजरते हुए पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करते हैं, उन संसाधनों को कब्जे में ले लेते हैं, जहाज़ों को कब्जे में ले लेते हैं। तो अमेरिका को भी ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही है। तो अमेरिका ने कहा भाई देखो हमारे लिए खतरा बन चुके हैं, तो इसलिए भाई ऐसे हमले किए जाने ज़रूरी हैं। ये पहला रीज़न दिया। दूसरा रीज़न यहाँ पर जो निकल करके आया है वो आया है ईरान पर दबाव बनाना। ठीक है भाई, ईरान जो है वो लगातार समर्थन देता है, इसकी गतिविधियों को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर साफ तौर पे मेंशन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई देखो एक संदेश जो है मैं इस घटनाक्रम के माध्यम से ईरान को भी देना चाहता हूँ कि भाई देखो अगर आने वाले समय में ऐसा और सपोर्ट किया तो देखो आपके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे, आपको इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा, दंड भी मिलेगा आपको। तो सैंक्शंस के लिए फिर तैयार रहना पड़ेगा। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि आपका जो सहयोग चल रहा है इमीडिएटली आप बंद कर दीजिए, तो ही आपका मामला बेहतर रहेगा, वरना नहीं रहेगा। तो ईरान की घटना जो है वो यहाँ पर दूसरी देखने को मिल रही है, मतलब ईरान का मामला, दूसरा मामला निकल करके सामने आ रहा है जो यहाँ पर बड़ा रीजन माना जा रहा है हूती विद्रोहियों के ऊपर हमला करने के लिए। और वहीं तीसरा जो यहाँ पर रीजन माना जा रहा है वो रीजन है यहाँ पर भाई शिपिंग का।
भाई मैं आपको बता चुका हूं कि महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है अभी। अब जब महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अब जब यहाँ से जहाज निकलते हैं तो जहाज निकलते निकलते भाई आप करते हो बहुत ज्यादा परेशान। तो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि भाई ये सभी चीजें नहीं है और ये पूरा का पूरा समुद्री व्यापारिक मार्ग जो है ये पूरी तरह से सही रहे, ठीक है, परेशानियां ना हो। तो यही रीजन है। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करें, अच्छे से समझे तो पता क्या चलता है कि यूएस ने खतरा क्या क्या माना। तो देखिए अमेरिका का फिलहाल यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का फिलहाल ये कहना है कि भाई देखो ये जो हूती विद्रोही हैं ये मेरे ही देश की नौसेना और साथ साथ मेरे जो सहयोगी हैं उन सभी की नौसेना के लिए बड़ा खतरा है। नौसैनिक निकलते हैं, उनके जहाज निकलते हैं तो उसके ऊपर हमला करना, ठीक है, स्ट्राइक करना, मिसाइलें दागना, गोलियां चलाना, ये अब घटनाक्रम सा बन गया, रेगुलर घटनाक्रम, फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं, न्यूज आ रही है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये बर्दाश्त करने से बाहर हो गया है मामला। और बीते लगभग 1.5 साल के अंदर तो जिस प्रकार से घटनाएं लगातार बढ़ी है ना, इन घटनाओं के बढ़ने से तो अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई है, समस्याएं भी बहुत ज्यादा पैदा हो गई है। तो जरूरी है कि कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा इनका यह भी कहना है कि भाई देखो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सबसे बड़ी घटनाक्रम जो नौसैनिक युद्ध की देखने को मिल रही है वो यहीं पे ही देखने को मिल रही है, क्योंकि बार बार हूती विद्रोही जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं सभी चीजों में। हालांकि इंटरफेयर इस प्रकार से कर रहे हैं कि लगातार हमले कर रहे हैं, ठीक है। अभी बीते दिनों हम लोगों ने ये भी देखा था कि जिस प्रकार से यहां पर ये एक्टिव हो रखे थे तो अमेरिका ने इजराइल और ब्रिटेन की फोर्सेस के साथ मिलकर के यहां पर संयुक्त रूप से अभियान चलाया था और हूती विद्रोहियों के ऊपर हमले किए थे। तो उस समय यह समन्वित हमला था। लेकिन अब की बार डोनाल्ड ट्रंप का साफ तौर पे यह कहना है कि अब हम लोगों ने समन्वित हमला नहीं किया, अब ये जो हमला है ये मैंने अकेले तौर पे किया है, क्योंकि भाई मैं चाहता हूं कि अमेरिका के जो नौवहन है, वायु है, नौसैनिक संपत्तियां, ये सभी पूरी तरह से सुरक्षित रहें, इन सबकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। हालांकि बात सिर्फ और सिर्फ हूती विद्रोह तक ही सीमित नहीं रही है। ये जो नोट भेजा है, इस नोट के अंदर जो बाइडेन प्रशासन को भी मेंशन कर दिया, और बाइडेन प्रशासन को मेंशन करते उनका यह कहना है कि भाई जो बाइडेन प्रशासन था ये प्रशासन पूरी तरह से कमजोर था। तो कमजोर होने के कारण ये जो हूतियों का मामला है, हूतियों की समस्या, ये उसको संबोधित नहीं कर पा रहे थे, उसके खिलाफ खड़े नहीं हो पा रहे थे। लेकिन मेरे काल में तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं यहां पर अमेरिका की नौवहन स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए किसी भी प्रकार से आगे बढ़ सकता हूं, और नौवहन स्वतंत्रता को बहाल किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह मुद्दा भी आप समझिए। क्लियर बात सारी। तो इस प्रकार से खतरा बता करके सारा एक्शन लिया है। ईरान के खिलाफ जो मामला है वो यही है कि भाई आप लगातार समर्थन देते हैं, चाहे बात करें हम हूतियों की, चाहे हमास की, चाहे हिजबुल्लाह की, या बाकी किसी और की, तो आपका जो ये समर्थन वाला रवैया है ना, ये बहुत ज़्यादा गलत है। आपको सोचना चाहिए किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना। और दूसरी बात ये कि जब ये एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो ऐसी स्थिति में आप क्यों उसको सपोर्ट कर रहे हैं? इसकी वजह से तो नेगेटिविटी बढ़ रही है। जो ग्लोबल टर्मोइल है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़, वो मतलब ग्लोबल टर्मोइल है, उसकी वजह से दिक्कतें सबको हो रही है। तो आपको जरूरी है कि आप चीज़ों को समझें। अगर आप पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहे हैं किसी को तो बात है बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे चल जाएगी। बट इस प्रकार से किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसलिए जरूरी है आप तत्काल प्रभाव से समर्थन देना बंद कर दें। अगर तत्काल प्रभाव से आप समर्थन देना बंद नहीं करेंगे तो ये समझ लीजिए कि हूती विद्रोहियों की जो कार्रवाइयां होंगी आने वाले समय में, उन कार्रवाइयों के लिए आप भी जवाबदेह होंगे, क्योंकि आप जिस प्रकार से इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि आप आर्थिक रूप से मदद करते हैं, हथियार सप्लाई करते हैं, तो ये सभी चीजों की वजह से इनको बल मिल रहा है, इनको उत्साह बढ़ जाता है इनका, फिर ये सभी मोर्चों में दुनिया के बाकी देशों को परेशान करते हैं। तो फिर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप लोग समझ जाइए पहले से ही, वरना सैंक्शंस लगेंगे, पनिशमेंट मिलेगी, दंड दिए जाएंगे और फिर आपको परेशानियां होंगी। ये चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। इसके साथ साथ फिलहाल अमेरिका जो है वो ईरान के साथ में परमाणु समझौतों के लिए भी बातचीत कर रहा है। अमेरिका प्रस्ताव दे चुका है, क्योंकि पिछली बार मामला जो था वो 2015 में हुआ था परमाणु समझौते को लेकर के। हालांकि फिर जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में ही, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में ही, जब 45वां राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, तो 45वें राष्ट्रपति के काल में हम लोगों ने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही अमेरिका को बाहर कर लिया था परमाणु समझौते से, जिसके बाद ईरान ने फिर अपनी गतिविधियों का संचालन फिर दोबारा से नॉर्मली शुरू कर दिया था। तो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए फिलहाल यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन जो है वो इस प्रकार से भी कार्य कर रहा है कि ईरान फिर दोबारा से एक परमाणु समझौते के तहत आए, ताकि वो बहुत ज्यादा इस प्रकार की गतिविधियां ना कर सके, चीजों को थोड़ा सा रेगुलेट करके रहे। मामला क्लियर है। देखो शिपिंग को लेकर के मामला जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर है, और कंसर्न सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का ही नहीं है भाई, पूरी दुनिया का कंसर्न बहुत ज्यादा है। अक्टूबर 2023 में जिस समय इजराइल हमास का युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद से इस पूरे क्षेत्र से गुजरने वाले जहाज जो हैं, कोई भी जहाज बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और आंकड़े ये कहते हैं कि अभी तक के घटनाक्रम में, यानी कि अक्टूबर 2023 से अब तक हम लोग चीज़ों को समझें तो यहाँ पर यह पता चलता है कि अमेरिका के जो वारशिप यहाँ से गुजरे हैं, अमेरिका के वारशिप गुजरते समय ये देखा गया कि 174 हमले हुए हैं अमेरिका के वारशिप्स पे, और वहीं 174 हमलों के अलावा ये भी देखा गया कि यहाँ से गुजरने वाले कॉमर्शियल जहाज़ों के ऊपर लगभग ये मान लीजिए कि 145 हमले किए गए।
ठीक है। तो अमेरिका के जो मतलब मैं आपको क्लियरली यहाँ बता रहा हूँ कि वॉरशिप गुजरे हैं, उनके ऊपर 147 हमले होना, कॉमर्शियल जहाज़ों के ऊपर 145 हमले होना, तो 174 हमले और 145 हमले अपने आप में बड़ा ही गड़बड़ वाला डाटा है। ठीक है, मतलब समझिए कितनी ज़्यादा परेशानी हुई है। ठीक है, वॉरशिप्स के ऊपर 174 हमले कर देना किसी भी देश की नौसेना को प्रभावित कर सकता है पूरी तरह से, इसमें कोई दोहराई बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं कॉमर्शियल शिप्स के ऊपर 145 हमले करना आपकी पूरी की पूरी जो ये सप्लाई चेन है ना, इस पूरे की पूरी व्यापार की सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर सकता है, चीज़ों को गड़बड़ कर सकता है। तो इस तरफ भी ध्यान दिया जाना बहुत ही आवश्यक है। क्लियर है मामला? तो ये बताते हैं हमें आंकड़े कि किस प्रकार से हमले किए गए हैं। इसके अलावा 2 जहाज डूब भी गए हैं, जिसके 4 नाविकों की मौत यहां पर हो गई है। ये सब चीजें भी सामने आई हैं, तो घटनाक्रम बहुत ज्यादा गंभीर है। इसके अलावा अब डोनाल्ड ट्रंप को परेशानी क्या हो रही है? डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ परेशानी ये हो रही है कि जिस प्रकार की इनसिक्योरिटीज पूरे के पूरे रूट पे क्रिएट हो गई है, उस वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारी शिपिंग कंपनियां अब अपने जहाज को यहाँ से गुजारना नहीं चाहती, साफ मना कर देते हैं कि भाई देखो रेड सी वाले पॉइंट से नहीं गुजरेंगे, दूसरे पॉइंट से गुजरेंगे। अब आप लोग भी मतलब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि दूसरा पॉइंट तो है, चलो ऑप्शन है, पर देखो ऑप्शन तो है, पर ऑप्शन जो है वो समस्याओं वाला है, थोड़ा परेशान करने वाला ऑप्शन है। ऐसा क्यों है परेशान करने वाला ऑप्शन? तो देखिए फिलहाल हमारी जो स्थिति है वो हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड मैप पर समझ सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि अगर हमें सिंगापुर से निकलना हो और सिंगापुर से निकल करके नीदरलैंड तक जाना हो, ठीक है, या अमेरिका के तक जाना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? तो देखो सबसे शॉर्ट और बेस्ट रूट हमारे पास में क्या है, हम जा सकते हैं सीधा सीधा अदन की खाड़ी पे। ठीक है, अदन की खाड़ी से होते हुए रेड सी, सुएज कैनाल को पार करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से भूमध्य सागर से गुजरते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। अब अगर मान लीजिए कि सिंगापुर से होते हुए हम निकलते हैं और इस वाले रूट का इस्तेमाल करते हुए आगे अमेरिका तक या नीदरलैंड तक जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें जो समय लगेगा वो समय कितना लगेगा? 26 दिनों का समय लगेगा। ठीक है, 26 दिनों का समय लगेगा और दूरी हो जाएगी हमारी यहाँ पर 8500 नॉटिक माइल्स की। तो 26 दिन का सफर जो होगा वो हम तय करेंगे। इस दौरान हम लोग 8500 नॉटिक माइल्स की डिस्टेंस पूरा करेंगे। अब मान लीजिए कि अब ये वाला रूट जो है हमारे लिए पूरी तरह से गड़बड़ हो गया, इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा है, परेशानियां बहुत ज्यादा है, हम लोग को यहाँ पर ना दिक्कतें चल रही हैं। अब इनसिक्योरिटीज और दिक्कतों की वजह से क्या होगा कि हमें ढूंढना पड़ेगा ऑप्शन। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या? अब हमें जाना पड़ेगा सीधे अफ्रीका, और अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है केप ऑफ गुड होप। अब हमें केप ऑफ गुड होप से होते हुए गुजरना पड़ेगा, और जब हम इस पॉइंट से होते हुए गुजर करके अमेरिका या नीदरलैंड तक पहुंचेंगे, तो ये समझिए अब अंतर कहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर अंतर जो है वो सफर में हो जाएगा 36 डेज का। सीधा आप 26 दिन से 36 दिन पे पहुंचेंगे, यानी कि 10 दिनों का अंतर आ जा रहा है यहाँ पर। 10 दिनों के अंतर के अलावा आपको यहाँ पर जो डिस्टेंस तय करना पड़ेगा वो हो जाएगा 11,800 नॉटिक माइल्स का। तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, दिन भी बढ़ रहे हैं, मतलब श्रम भी अधिक लगेगा, समय भी अधिक लगेगा, ईंधन की खपत भी अधिक होगा, यानी कि धन भी ज्यादा खर्च होगा। और पैसा भी ज्यादा खर्च कर रहे हो, श्रम भी ज्यादा लगा रहे हो, समय भी ज्यादा लगा रहे हो, और इन सब चीजों से कोई फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस रास्ते से भी सामान वहीं पहुंचना है, इस रास्ते से अगर नौसेना को गुजरना है तो भी उसी प्रकार से ही पहुंचना है, पॉइंट वही है। लेकिन उसी पॉइंट को कवर करने के लिए, उसी दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए क्या हो रहा है कि डिस्टेंस को बढ़ा दिया जा रहा है केप ऑफ गुड होप की वजह से। हालांकि ये जो सेकंड ऑप्शन है, ये ऑप्शन है तो सेफ, लेकिन समझिए कि परेशानी ज्यादा, खर्च भी ज्यादा होगा, श्रम भी ज्यादा लगेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर दुनिया में कहीं भी सामान पहुंचेगा तो वो सामान कंपैरेटिवली महंगा हो जाएगा, क्योंकि उसको पहुंचाने में लागत ज्यादा लगी है, तो सामान भी महंगा हो जाएगा, चीजें बदल जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में ट्रेड जो होगा वो फायदेमंद नहीं रहेगा किसी भी देश के लिए, परेशानियों का सबब हो जाएगा। तो पॉइंट जो है वो यह तो ये वाला बेस्ट, लेकिन जरूरी यहां पर यह कि किस प्रकार से हम लोग हूती विद्रोहियों से इस पॉइंट को सुरक्षित रखें और सभी के लिए लाभकारी मामला यहां पर सुनिश्चित कर पाए, ये देखना होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो मुख्य 3 रीजन है, वो मुख्य 3 रीजन यही है कि भाई सबसे पहली बात, खतरा हो रहा है हमारे लिए, तो पहले उसको हम संबोधित करना चाहते हैं। ईरान भी यहां समझ ले कि भाई इस प्रकार से लगातार समर्थन देना बिल्कुल भी फायदे का मामला नहीं है, परेशानियां बहुत हो सकती हैं। अभी तक ये जो सहायता चल रही है, समर्थन चल रहा है, इसको बंद कर दो। और वहीं तीसरी कहानी जो हमें यहाँ पता चली है वो शिपिंग का मामला है। भाई जो ट्रेड रूट है पूरी तरह से प्रभावित कर दिया, खतरे में है। और ये समझ लीजिए कि जो कहानी हम लोग यहाँ पर अमेरिका को समझ के पढ़ रहे हैं, अमेरिका के हमले को समझ के पढ़ रहे हैं, भारत भी इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से अछूता नहीं रहा है। भारत भी बहुत ज्यादा परेशान हुआ है, क्योंकि भारत के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट बना हुआ है शुरुआत से ही। तो भारत के लिए भी परेशानियां जो है वो बहुत ज्यादा है। और इसी के साथ साथ पता चलता है कि बीते दिनों जो ये हमले वाली खबरें आ रही थी ना हूती विद्रोहियों की, वो हमले वाली खबरों से खुद ब खुद भारत भी परेशान हुआ था। जैसे कि भारत आने वाला एक शिप जो था, उस शिप के ऊपर हमला कर दिया गया था हूती विद्रोहियों के द्वारा। और ऐसी कोई एक न्यूज नहीं है, बल्कि ऐसी कई न्यूज थी जिस समय भारत को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो इस पूरे की पूरी घटना की वजह से भाई पूरी दुनिया को दिक्कतें हो रही हैं, दुनिया के सभी देश परेशान है, सबका व्यापार परेशान है, खान पान खाद्य पदार्थों की जो आपूर्ति हो रही है पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। तो जरूरी है कि दुनिया में एक सुरक्षित माहौल बनाया जाए, और सुरक्षित माहौल बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का ये जो कदम था, कितने लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कितने लोगों को लग रहा है
कि हाँ जो कदम उठाया गया सही है और इसी प्रकार से आप शांति और चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है सभी चीज़ें आप लोग के लिए। तो ये कंप्लीट एनालिसिस जिसके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, सभी चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर कर दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा और हर एक बात आप अच्छे से जान गए होंगे। तो बस फिलहाल इन्फॉर्मेटिव लगा सेशन तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है, कमेंट में अपने व्यूज जरूर बताने हैं और बाकी लाइक के बिना नहीं जाना। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जरूरी है कि आप लोग बने रहें स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे। लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।